नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान इस समय अफगानिस्तान से उलझ रहा है। स्थिति यह है कि अफगानिस्तान कह रहा है कि बमबारी में उसके पख्तिका प्रांत के 10 बच्चे मारे गए हैं, इसका बदला लिया जाएगा। पेशावर में आत्मघाती हमला होता है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी कोई फिक्र नहीं। उसे तो भारत के साथ दो चार हाथ करने हैं, क्योंकि कहावत है ना, जब मौत आती है गीदड़ की तो भागता है वो शहर की ओर। भारत के साथ मोर्चा खोल करके पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालातों को कंट्रोल करना चाहता है। मियां मुनीर के निर्देशन में काम कर रहे पाकिस्तान के सैन्य और कह सकते हैं जिहादी सैन्य रणनीतिकार यही सब कुछ ताना बाना बोल रहे हैं, और उसको पूरी तरीके से संयमित और आक्रामक अंदाज में जवाब देने के लिए भारतीय सेना बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। युद्धाभ्यास हमेशा सेना करती रहती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अब होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से 10 नवंबर को विस्फोट के बाद, दिल्ली विस्फोट के बाद कई तार पाकिस्तान से अल्टीमेटली जुड़ रहे हैं, एक बार पूरे प्रमाण के साथ पाकिस्तान को सूचना दी जाएगी, और जिन्होंने वो कार्रवाई की है उनको प्रोटेक्ट करने वाले वो और उसके नीचे काम करने वाले कैडर्स का सफाया होगा, और यही ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की शुरुआत होगी। बहरहाल बात हम कर रहे हैं सैन्य युद्धाभ्यास की, तो कच्छ से लेकर के राजस्थान के सीमा तक सैन्य अभ्यास हुआ, लेकिन राम प्रहार एक्सरसाइज जो उत्तराखंड की वादियों में हुआ, और इस संबंध में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, और उसके बाद जो कुछ भी बयान में उन्होंने कहा है, मायने और मतलब साफ है। पाकिस्तान को अब की ऐसा प्रमाण दिया जाएगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी और पाकिस्तान भी मानेगा कि वो युद्ध में हार चुका है। बड़े मायने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार के इन बयानों का, और जिस तरीके का युद्धाभ्यास हुआ है वो युद्धाभ्यास किस ओर हमें ले जा रहा है, हमारी सेना के मूवमेंट की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, आज इसी पर कर्नल वीरेंद्र सही सर अपने विश्लेषण को और अपने विचार को आपके सामने रखने जा रहे हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। जहां तक ऑप सिंदूर का सवाल है, ये बात तो कई बार कही जा चुकी है कि ये सिर्फ होल्ड पर था, सीज फायर नाम की कोई चीज नहीं हुई। अब ये जो युद्ध अभ्यास चल रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हम जो कुछ अभ्यास कर रहे हैं, इनका कुछ जो असर हो रहा है वो असर सीमा पार देखा जा रहा है। न सिर्फ वो एक डरी हुई स्थिति में है, बल्कि वो हमारे अभ्यास की हर एक मेजर मूवमेंट पर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इतनी बड़ी भारी ट्रुप्स की मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं है। विद पेट्रोल शॉर्टेजेस और जो उनके एंटीक टैंक्स वगैरह हैं, जो इक्विपमेंट है, वो इतनी हरकत करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मजबूर होकर कभी वो ईस्ट, अपने देश के ईस्ट में हमारी तरफ, या अपने देश के वेस्ट में अफगानिस्तान की तरफ, कभी नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ, और कभी अपने सदर्न बॉर्डर्स की तरफ। देखा जाए तो उनको हमने हरकत में कुछ ऐसी स्थितियां दे दी हैं कि कभी तो वो भागते हैं कराची प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी वो रण ऑफ कच्छ की तरफ जाते हैं, कभी वो माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो एक थकान हो रही है, मेरे ख्याल में वो भी एक ऑप सिंदूर का महत्वपूर्ण भाग है। उनको अच्छी तरह वार्म अप किया जा रहा है, और इस थकान में न सिर्फ उनका इक्विपमेंट मार खा रहा है, उनके अपने हौसले भी पस्त हो रहे हैं। खास तौर पर क्योंकि ये उनकी जो भाग दौड़ है ये एमलेस है। वो नहीं जानते वो किस लिए कहाँ जा रहे हैं और कहाँ उन्हें
युद्ध का सामना करना पड़ेगा, कहां से उनको मार पड़नी शुरू होगी, इस सब में एक वो प्रश्न चिन्ह के पीछे भाग रहे हैं। ये भी एक रणनीति का भाग होता है जो एक बॉक्सिंग रिंग से लेकर और युद्ध के मैदान तक, जब आप कीप द एनिमी गेसिंग, जिसको हम कहते हैं, उसे सोचने दो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और क्योंकि वो ट्रुप्स को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उतना ही अपने इक्विपमेंट को वो थका रहे हैं, अपने ट्रुप्स को थका रहे हैं, अपने लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खर्च कर रहे हैं। तो इसको एक सॉफ्टनिंग डाउन ऑफ द एनिमी भी कहा जाता है जी। कि वो थके इसका हारे इसका हो जाते मतलब हैं। ये है, अब साधारण शब्दों में अगर समझाएं, चूंकि सैन्य भाषा में आपने समझाया जो मैं भी समझ पाया और हमारे दर्शक समझें, कि ये सैन्य युद्धाभ्यास पाकिस्तान को पूरी तरीके से थकाने के लिए है, कि हम जो अभ्यास करेंगे वो सैटेलाइट के माध्यम से या जो भी उनको सूचना मिल रही है, जैसे भी वो हमको ट्रेस कर पा रहे हैं, वो हमारे काउंटर में वही वही तैयारी कर रहे हैं। और उनका मूवमेंट भी जहां हमारी सेना का मूवमेंट होता है, उनका भी मूवमेंट हो रहा होता है। और उनके पास इस समय शॉर्टेज है आर्मी पर्सनल की, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की। तो अब वही सेना एक स्थान से अब फिर दूसरी जगह, क्योंकि भारत के पास अधिसंख्य सेना ऑफिसर्स हैं और सैन्य कर्मी हैं, तो इस उसमें पाकिस्तान अपने लिमिटेड रिसोर्स को, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स को हमारे पीछे पीछे भगाने की कोशिश कर रही है। और इसमें वो मेंटली और सैन्य दृष्टिकोण से वो थक रहे हैं, जबकि वो गेन कम कर पा रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं सर? जी दिवाकर जी, वैसे भी उनकी सेना तकरीबन हमारी सेना से 2/3 है। हाँ, वैसे भी कम है, बिल्कुल। उनके देश की चौड़ाई बहुत कम है, एक केली की तरह लीनियर सा है उनका, डेप्थ नहीं है। वैसे उसका आकार सर वैसे बहुत स्ट्रेटेजिकल डेप्थ कहते हैं। जो वो सीरियसली। सोचते थे कि अफगान को साथ करके अफगानिस्तान में से उनको शायद स्ट्रेटेजिकल डेप्थ मिल जाए, या दूसरी ओर वो हमारी ओर अगर कदम बढ़ाए, जो एक इमेजिनेशन है, तो उस सूरत में हमारी तरफ उन्हें पीओजेके में स्ट्रेटेजिकल डेप्थ मिल जाए। वो दोनों बातें संभव नहीं हो पा रही। ना वो पीओजेके की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का फायदा उठा सकते हैं, और जहां तक ड्यूरेंट लाइन का सवाल है, वो उनके इरादे मेरे ख्याल टीटीपी ने और बिलोचन और उधर से पख्तूनों ने बड़ा क्लियर कर दिया है। वो तो अब क्लियर वो है। कुछ इलाकों में फैलते गए हैं। अब जो लेटेस्ट देखा गया था, उनके ड्रोन्स वगैरह, ये जो कुछ इलाके हैं, जैसे वो चमन का पिन कहलाता है, अंगूर का अड्डा कहलाता है, पुराक्रम, तुरखाम, हाँ, तोरखाम है इन सर। जगहों पे अब उनके ड्रोन्स देखे गए हैं, और शायद इन इलाकों को वो एक ऑल आउट ऑपरेशन अफगानिस्तान की ओर सोच रहे हैं। हमारे विरुद्ध वो कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। अमेरिकन प्रेशर आ रहा है कि आप इजराइल में लगभग 20,000 सैनिक भेज दीजिए, लगभग एक डिवीजन। कुछ कुछ फौज उन्होंने उधार पर या नौकरी चाकरी करने के लिए सऊदी। सऊदी अरेबिया को दे दी है, वहां पहरादारी चौकीदारी करेंगे। इन सब सूरतों को देखते हुए ट्रुप्स के मामले में उनकी हालत खस्ती है, मॉनेटरीली उनकी हालत खस्ती है, और ये प्रॉपर शेप में उनका सॉफ्टनिंग डाउन हो रहा है, उनको मार पीट कर ढीला किया जा रहा है बिना हथियारों का प्रयोग किए। अब इसी सब में वो खुलकर एक बार आ जाएगा कि उनके कौन से इलाके वनरेबल हैं, वो कौन कौन से टारगेट हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनको हमारी सैटेलाइट दृष्टि और हमारे नीतिकार, रणनीतिकार पैनी नगर से देखते रहेंगे, और फिर हम फैसला लेंगे टू हिट देम वेयर इट हर्ट्स देम मोस्ट।
बहुत महत्वपूर्ण बात सर। सीमा के स्तर पर हमारी सैन्य तैयारी का कोई जवाब नहीं है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान और मियां मुनीर समझता है। और मियां मुनीर जानता है, मुझे बहुत आदर सूचक शब्दों का, हालांकि एक जर्नलिस्टिक अप्रोच है कि सेना नहीं, उस व्यक्ति का नहीं, उसके पद का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मुनीर के संदर्भ में पता नहीं सर सही बात निकलती ही नहीं। ये व्यक्ति ही ऐसा बिहेवियर कर चुका है कि दुश्मन के प्रति भी एक श्रद्धा का भाव हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये उसका भी पात्र नहीं है। जो हेट स्पीचेस इन्हें इसने दी है, और उसके बाद 10 मई का कांड हुआ, और अब ये जो कुछ भी कर रहा है, ये मुशर्रफ तो शातिर था, ये शातिर नहीं है, ये टोटल मौलाना है। खैर, मैं सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जी। भारत की जो तैयारी है, कक्ष में भी पूरी तरह से अभ्यास किया गया, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर भी किया गया, उत्तराखंड में इसलिए किया गया कि पर्वतीय क्षेत्र पर हमारे दुर्गम इलाकों में अगर लड़ना पड़े तो हमारे सैनिक उसके लिए तैयार हो जाएं। और तीनों सेनाएं एक साथ कर रही हैं। शायद इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, जो कमांड के हेड हैं, उन्होंने बाकायदा बयान दिया, सार्वजनिक बयान दिया है, इस बार हम प्रमाण देंगे। देखिए वर्ड समझिएगा, जिसको मैंने एंकर में बोला भी है कि पाकिस्तान को हमने तोड़ दिया है, हम पाकिस्तान के जमीन पर खड़े होकर के उसका प्रमाण देंगे। इसके मायने क्या है? देखिए, दो ही चीजें हैं, या तो वो सच को स्वीकार करें, जो वो नहीं करेंगे, वो करते ही नहीं है जी, वो नहीं करते, अपनी जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं जी। उनको सबक सिखाने के दो ही रास्ते हैं, या तो उनको इतने हैवी मिलिट्री लॉसेस हो जो न सिर्फ इक्विपमेंट के बल्कि आल्सो मिलिट्री पर्सनल, जिनका दर्द उन्हें होगा, वो एहसास करेंगे अपनी मार को और अपनी हार को। और दूसरा है जब उनको जमीन का लॉस होगा, रियल एस्टेट जब उनका हाथ से छिन जाएगा, तो उसको तो वो नहीं झुटला सकते। तो इन दोनों रूपों में अब शायद समय आ गया है कि उनको बताया जाए उनकी असली औकात किधर है और इंडियन आर्म फोर्सेस कहां तक पहुंचकर उनको मार सकते हैं। आपने जिक्र किया 3 फोर्सेस का, मैं यहाँ उसमें थोड़ा सा आपका पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा। अब समय और आगे आ गया है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलकर तो सेकेंड वॉर में भी काम करते थे, आज भी करते हैं, पिछले युद्ध में भी किया। पर एक जो चौथी चीज शामिल हो गई है, वो है जो ड्रोन की शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति, एआई। ये एक हमारी एआई और जिसको नॉन ट्रुप इन्वॉल्वमेंट वाली जो फोर्स है, जिसमें ट्रुप्स नहीं जाते, बिना ट्रुप्स के इन्वॉल्वमेंट के जो हमारी ड्रोन्स की फोर्स है, वो पैदल चलने वाले ड्रोन्स भी हैं, उनमें छोटे हवाई ड्रोन्स भी हैं, उनमें मिसाइल्स भी हैं, उनमें फायर एंड फॉरगेट वाले मिसाइल्स भी हैं जी। उन सब चीजों का एक जो मिला जुला हमारा चौथा कमांड खड़ा हुआ है, चौथी आर्मी खड़ी हुई है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा। इस बार उनको इनसे भी बहुत अधिक मार पड़ने वाली है, जिसकी के उनकी अपनी तैयारी सीमित है। वही चंद ड्रोन जो उनको तुर्की से मिले या कुछ चाइना से इक्विपमेंट मिला है, और उनकी अपनी उसमें कुछ योगदान नहीं है, ना वो बनाने के काबिल हैं, ना वो बना पाए हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ समय तक उनकी क्षमता इतनी डेवलप नहीं होगी कि वो इस ओर कदम बढ़ा सके। इस बार ये नॉट ओनली 3 फोर्सेस, एक चौथा फोर्स भी शामिल है, और जो एक बड़े निर्णायक युद्ध में कार्य करिश्मे करके दिखाने वाला है। पार्ट 1 सिंदूर पार्ट 1 में दिखा भी सर, उसकी झलक ही दिखी है, और उस झलक में इतनी बर्बादी हो रही है कि हो चुकी है कि अभी जो कुछ भी हमने तोड़ा फोड़ा था वो कुछ ठीक हो नहीं पाया है, लेकिन अब वो ठीक है, उनका ये कहना है। अब तो ये भी राफेल कितना वो गिराए थे उसका झूठ फ्रांस के
तरफ से बता दिया गया बाकायदा। एक नौसैनिक अधिकारी का उन्होंने कोट किया था कि उन्होंने कहा कि इतने राफेल गिरे, उन्होंने कहा, ऐसा तो कोई बयान ही नहीं दिया गया। खैर, मक्कार पाकिस्तान क्या कहता है क्या नहीं, इस पर हमें नहीं जाना। सर, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल ये है कि हमने कच्छ में भी किया, राजस्थान के बॉर्डर पे भी किया, उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ियों पर भी किया। मतलब हम पाकिस्तान का अगर पूरी बनावट देखें, वैसे अभी आप बनावट पे बात कर रहे थे, ज्योग्राफिकली और उसका मैप में देखें तो कुत्ते का पूरा आकार बनता है। बहरहाल, चूंकि है तो वो हमारा ही पार्ट, लेकिन अब वो वहां पर नापाकियों का कब्जा है। लेकिन मेरा एक बड़ा अहम सवाल है सर, कि हम उनको हर दृष्टिकोण से, और बहुत ध्यान से देखिएगा सर, कुत्ते का ही आकार आपको दिखेगा। जो अगर आप तीनों चीजों को देखें सर, तीनों सेनाएं इतने दुर्गम स्थानों पर, तो अगर आप लाहौर का एरिया देख लीजिए, कराची देख लीजिए और पीओजे देख लीजिए, हमारी तैयारी वैसी ही है। और बट नेचुरल है कि उनको हमारी तैयारी जितनी हो रही हमें पता है, और उनकी तैयारी क्या है हमारे काउंटर में वो हमें पता है। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अगर पाकिस्तान समझ रहा है कि भारत हमको थका रहा है, बर्बाद कर देगा, उसकी ताकत ज्यादा है, इसके बावजूद भी वो जो अपना बी लाइन है, मैं सर अब उन्हें आतंकी नहीं कहता, मैं उस सेना के बी लाइन कहता हूं, जिसमें एलईटी है, मसूद अजहर का अपना तंजीम है, तो महिलाओं की भी तंजीम उसने बना ली, और जितने भी आतंकी संगठन हैं, ये सर जम्मू कश्मीर में एक्टिवेट हैं। कंट्रोल नहीं कर रहा है पाकिस्तान, ये डी कंट्रोल्ड है या उसकी ये रणनीति है? और अगर रणनीति है तो वो भारत से लड़ना चाहता है, तब तो वही बात है कि अगर गीदड़ की मौत है तो वो शहर की तरफ भागता है। क्या क्या है सर इसके मायने कुछ? मैं समझता हूँ इसके अलावा एक और एंगल से हमें देखना चाहिए जी। ये उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है। अगर वो ऐसा पोस्टर भारत के विरुद्ध नहीं रखेंगे तो इंटरनली डूब जाएंगे। नहीं, ये तो एक पोस्चर हुआ ना सर। अगर अगर उन्होंने, क्योंकि आतंकी करेंगे, मौका मिलेगा, और करेंगे तो न्यू नॉर्मल हमारे यहाँ बन चुका है। यहां से अगर अभी तो सर 10 नवंबर की कार्रवाई अगर नहीं हुई तो मोदी सरकार पे दबाव बनेगी। यही राहुल गांधी कहेंगे, भैया कार्रवाई बताइए, 15 लोग जो मारे गए ब्लास्ट में। देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो उनकी भी तो इंटरनल हालत बड़ी अच्छी नहीं है ना। उनकी अपनी जनता उन्हें खा जाएगी। राशन देने लायक आप नहीं, कोई डेवलपमेंट करने लायक आप नहीं, फॉरेन एक्सचेंज आपका डूबा हुआ है, गुर्बत के हमारे आपका बुरा हाल है। और अब तो अफगानिस्तान ने और हालत खराब कर दी है। उसने तो वैसे ही बंदिश लगा दी है व्यापार पर, जैसे हमने लगाई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अभी आए थे तो उन्होंने साफ ही कह दिया कि तिजारत तो अब हमारे और आपके बीच में होगी, सारा फैसिलिटेशन हम और आप मिल करके करेंगे। और चाबहार पोर्ट का किस तरह से इस्तेमाल होगा, किस तरीके से वहाँ के प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ इन्वॉल्व होंगे, यहाँ के वहाँ होंगे, ये सब अब अफगानिस्तान के साथ बढ़ रहा है। और उस अफगानिस्तान से भी लाइन पर वो मार खा रहे जी, बलूचिस्तान में वो मार खा रहे, पंजाब रेस्टलेस है, सिंध रेस्टलेस है। अब इन सब हालत को देखते हुए उनकी इंटरनल हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो रही है कि ऐसा ही कुछ करिश्मा करके वो अपने देश को बता सकते हैं कि उनका कुछ एग्जिस्टेंस है। इतनी खस्ता हाल में भी सर वो चिकन नेक प्राप्त करने के लिए यूनुस को भी फुला रहे हैं, जिस चिकन नेक को शायद यूनुस ने खो दिया है। मुझे बहुत स्पष्ट तौर पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चिकन नेक एक्सपैंड हो गया है, ये खबरें अंदर खाने आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन वो आएगा ही। लगता तो यही है कि सिंध के बहाने या पीओजेके के बहाने खेल कुछ और ही हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश को भी तो थोड़े प्रसाद का हिस्सा मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, वो भी हकदार हैं, वो भी तो किसी युग में भारत का ही हिस्सा था। तो जब वेस्ट पाकिस्तान को इतना प्रसाद मिल रहा है तो ईस्ट पाकिस्तान उससे क्यों वंचित रहे? थोड़ा बहुत तो प्रसाद का हिस्सा उन्हें अवश्य मिलेगा। ये सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से हमारी सेना कर सकती है, लेकिन कर्नल सर बहुत ही शॉर्ट में मैं समझना चाहूंगा कि एसआईआर का जो एक उबाल
ममता के बंगाल में दिख रहा है, और ममता जिस तरीके से कह रही हैं कि पूरा भारत हिल जाएगा, बड़े मायने हैं। और ये भी सेना पूरी तरीके से अपने नजर में रख रही होगी इस तरह के स्टेटमेंट्स और इसके रिपरकशन। हमारे यहाँ भी एक कश्मीर में मैडम थी जिन्होंने कहा था कि खून अगर की नदियां बह जाएंगी, 370 हट गया तो पूरा देश हिल जाएगा। खून की नदियां बह देश तो जाएंगी वही सर। खड़ा है, J&K भी वही खड़ा है, सिर्फ 370 नहीं रहा। वो भी इस तरह के बयान दिया करती थी कि 370 को टच भी कर लिया तो खून की नदियां बहेंगी। ना तो पसीना भी नहीं बहाया किसी ने। लेकिन सर उन दोनों के बोल, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे ये मैडम हो महबूबा मुफ्ती, यहाँ खैर इनसे तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। ये तो मौका देख करके बदलते रहते हैं, कभी राष्ट्रवादी बन जाते हैं, कभी पाक परस्त हो जाते हैं। और ये उस वहाँ की राजनीति की विडंबना है, और संयोग कहिए दुर्योग कहिए, जो मानिए, आप वहाँ रहते भी हैं। और एक जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ममता दीदी को इन लोगों से डिफरेंट नहीं मानता। हैं भी नहीं सर, हैं भी नहीं। लेकिन ये है कि इन लोगों से ज्यादा वो चालाक और तेज तर्रार नेता हैं, और उनको बहुत ज्यादा भरोसा है उन कट्टरपंथियों पर जिनके इशारे पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। लेकिन एसआईआर के बाद ज्यादा बदमाशी, बहुत मुश्किल में पड़ सकता है मामला वहां का। एक बड़े रूप से वहां से निकल रहे हैं लोग। हाँ हाँ, वो एक्सफिल्ट्रेशन वहां से काफी जबरदस्त हो रहा है, और बड़ी बस्तियां की बस्तियां हैं जहाँ ताले लगाकर लोग जा रहे हैं। नहीं, मैं यही सवाल तो करना चाह रहा हूं कि सर देखिए, ममता दीदी एक लोकप्रिय नेता तो हैं, चाहे वो उन्होंने तुष्टीकरण ही की हो। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिएगा। जी। बंगाल की एक ऐसी, जो मुझे दिखने में लग रहा है, बंगाल की वो ऐसी स्थिति बना सकती हैं कि सर आर्मी के बगैर कुछ कंट्रोल हो नहीं पाएगा। देखिए उनका वोट बैंक तो निकल रहा है। नहीं वो तो ठीक है सर। जैसे ये वोट बैंक निकला, इस वोट बैंक को हाथ में रखते हुए जो उनके पास शक्ति थी, वो शक्ति चली जाएगी। और वो सप्रेस्ड लोग जो सिर्फ इस वोट बैंक के दबाव से खामोश होकर उनका जुल्म सह रहे थे और साथ दे रहे थे, अब वो उभर कर आएंगे। नहीं, ये तो सवाल हो गया सर पॉलिटिकल। मैं आपसे सैन्य दृष्टिकोण से समझना चाह रहा हूं। ईस्टर्न बॉर्डर सर, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बंगाल में, और तो इस देश में बहुत मजबूत है। बंगाल में जो कुछ भी होने जा रहा है, उसमें ईस्टर्न कमांड को बहुत ज्यादा एक्टिवेट होना पड़ सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि इंटरनली वो बहुत कुछ कर सकेंगे। उसके लिए तो शायद फौज की आवश्यकता बहुत लिमिटेड सी रहेगी बॉर्डर्स पर ही, इसलिए मैं कह रहा हूं सर, अब मैं पूरा सिनेरियो, बॉर्डर से कौन आएगा? ईस्ट पाकिस्तान। बस यही एक डर है, क्योंकि पाकिस्तान अपने सर पे तो कुछ लेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बांग्लादेश की सेना ऐसा कोई कदम नहीं ले सकती। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूं आपकी कि वहां की सेना पाकिस्तान ही नहीं है। वहां की सेना सर पाकिस्तान की सेना से ज्यादा रैशनल तरीके से समझती है, ये तो है। वैसे उनकी इतनी शक्ति भी नहीं है। जी जी जी। उन बेचारों के पास इतना कोई हवाई जहाज ऐसे हैं, एयरफोर्स तो तकरीबन ना के बराबर है, और मिसाइल्स का भी कोई प्रोग्राम है नहीं। तो उनके लिए तो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काफी है। कहीं शायद एक आध आर्मी का ब्रिगेड लैंड करने की आवश्यकता होगी तो कर दिया जाएगा। हाँ, मतलब ये तैयारी, उनकी सैनिक क्षमता को ज्यादा कोई ऐसा चैलेंज मानने को तैयार नहीं हूँ। रहा सवाल इंटरनल थिंग्स, उसके लिए सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस सपोर्टेड बाय रेगुलर आर्मी एट देयर बैक एंड कॉल। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, के पीछे रहे। तो मैं नहीं समझता कोई मिलिटरीली इतनी बड़ी समस्या हो सकती है। बंगाल की समस्या ज्यादा गुंडागर्दी की है। ये पीठ पे छुरा मार दिया।
स्कूल के बच्चों के ऊपर हमला सर कर दिया। जिंदा जला दे रहे हैं, वहां पर भी आर्म्स एंड अब एमुनिशन है। ये जो करने वाले लोग हैं, ये घरों को ताले लगाकर भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये निकल जाएंगे तो जो लोकल भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं, वो फौरन पलटी मारकर दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं चलते चलते ये पूछूंगा कि आपके कहने का मायने यही और मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के पहले पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के थकाया जाएगा पहले, उसके बाद जो करना होगा वो किया जाएगा, यही है ना अब सर? वही कार्रवाई हो रही है पिछले 15 दिन से, जी तो पिछले 2-3 हफ्ते से यही हो रहा है। जी। विशेष तौर पर दिल्ली के जो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मैं नहीं समझता उनके ट्रुप्स कहीं बिस्तर में 1 से 2 रात हफ्ते में ज्यादा सो पाते हो। बहुत महत्वपूर्ण तैयार होती जानकारी है। है कर्नल सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उस स्थिति में पाकिस्तान की सेना को खड़ा कर दिया गया है कि वो अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को बहुत लंबा खींच नहीं पाएगी अगर वो शुरू हो गया ऑफिशियली तो। और आपके घोषणा की आवश्यकता नहीं है। नहीं, और आपके मुताबिक तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो चुका है। शुरू है जी, तभी मैं कह रहा हूँ उसकी एक सेपरेट घोषणा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी जी। वो मेरे ख्याल में एक समाचार के रूप में हम आप जिक्र करेंगे कि कल रात को ऐसा हुआ, ये सब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बड़ी जानकारी, और कर्नल सर की इस बात से आप सहमत हो? क्योंकि इसके पहले लगभग 5 या 7 दिन पहले सर ने बताया था कि पाकिस्तान ने जो शुरुआत की, और 7 दिन पहले क्या, 12 नवंबर के दिन हम लोग शायद वो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करने का पूरा हमें प्लान दे दिया है, शुरुआत उसने की है, खत्म अब हम करेंगे। और इसकी कवायद पिछले 15 दिनों से चल रही, मतलब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अपने अंदाज में शुरू हो चुका है। कर्नल सर का ये आकलन और ये जानकारी, इस पर बहुत गौर करिए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? उन्होंने आह्वान कर लिया है, इनविटेशन भेज दिया है। अब हम अपने समय पर तैयार होकर उनके इनविटेशन को स्वीकार करते हुए कब पहुंचेंगे वो हम पर निर्भर करता है। कब पहुंचेंगे मतलब समझिए, जो कर्नल सर बोल रहे हैं यही कमांड के चीफ ने साफ साफ कहा कि इस बार हम प्रमाण देंगे कि हमने पाकिस्तान को जीत लिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो देश हित में लगता हो, गौरव का अनुभव करते हो, तो प्लीज से शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, प्लीज कमेंट करिए। कर्नल सर से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। और हमारा चैनल हार्ट अटैक भारत आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।